डियर स्टूडेंट, जैसा कि देखो आप सभी लोगों को पता चल चुका है कि अगर हम बात करें एसएससी जेई का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो मैं आप लोगों को बताने चाह रही हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग में किस तरीके से डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी है, किस तरीके से आपने फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी रहता है कि हम फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करें। तो सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें ज़रूर आप, जिससे कि आप लोग पूरी तरीके से समझ पाएँ कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है। राइट, चलिए तो देखो एसएससी जेई की अगर हम बात करते हैं तो एसएससी जेई का नोटिफिकेशन ये कल रात को बेसिकली रिलीज हो चुका था, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। अब इसमें देखो हम देख पा रहे हैं, अगर इसकी नोटिस की बात करें तो देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो आप देख पा रहे हो कि 28 मार्च से 18 अप्रैल तक, मतलब जो लास्ट डेट है वो आपकी क्या है, 18 अप्रैल। राइट, आगे देखो अगर हम बात करें तो देखो ऑनलाइन पेमेंट की भी दे रखी है आपको 19 तारीख, बट आप ध्यान रखो कि 18 अप्रैल से पहले ही फॉर्म को आप फिलअप कर लेना। ठीक है, आगे देखो अगर हम बात करते हैं टेंटेटिव शेड्यूल की बात करें कि आपका कब होगा, अगर हम कहें प्रीलिम्स एग्जाम, तो आप देख पा रहे हो कि 4 जून से 6 जून की डेट है। देखो चेंज नहीं करी है और टेंटेटिव ही लिखा रहता है हर टाइम, और लेकिन एसएससी टाइमली आपको पता है कि एग्जाम कंडक्ट करवा देते हैं, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहो कि जून में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। आगे देखो अभी अगर हम बात करें पेपर 2 का नहीं दिया है, बाद में आपको नोटिफाई किया जाएगा इसके बारे में। ठीक, अब देखो यहाँ पे करेक्शन के लिए भी आपके लिए विंडो ओपन रहेगी, जो कि 22 से 23 के बीच में रहेगी। तो करेक्शन की सोचो ही मत, देखो पहले आप सोच लो कि किस कैटेगरी से फिलअप करना है, क्या करना है, अच्छे से फॉर्म फिल करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नेम में, फादर्स नेम में, इन सब में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो करेक्शन का तो आपने सोचना ही नहीं है कि करेक्शन करना पड़ेगा आपको। हाँ, अगर आप सचमुच अगर कोई गलती हो ही जाती है, राइट, तो फिर देखो करेक्शन के लिए भी विंडो ओपन हो रही है आपकी 22 से 23 के बीच में। ठीक है, 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को आपकी करेक्शन की विंडो हो रही है। अगर सपोज कोई आपने गलती कर दी तो फिर आप दोबारा से करेक्ट कर सकते चीज़ों को। राइट, अब देखो आगे अगर हम बात करते हैं तो देखो आप सभी लोग अगर डिपार्टमेंट वाइज अगर हम कहीं, काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स बोलते हैं हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, या इस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। डिग्री वाले बोलते हैं कि हम इस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ढंग से मेंशन नहीं किया है। तो मैं आपको बता रही हूँ, देखो बीआरओ की अगर हम बात करें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, जेई सिविल की हम बात करें, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, और आप सभी लोगों को पता है कि 788 वैकेंसी है, पूरा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो इसमें अगर हम कि एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारे लिए क्या है। ठीक है, तो देखो अगर आपने डिग्री करी है सिविल इंजीनियरिंग से, तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो अगर हम बात करें कि 3 ईयर का अगर डिप्लोमा किया है आपने सिविल इंजीनियरिंग से, राइट, तो आपके लिए क्या होना चाहिए, उसमें के साथ आपके पास 2 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, ये और एंड करके ये लिखा है देखो। ठीक है, और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग है तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और करके ये दोनों चीज़ें मेंशन है, या तो ये हो या फिर आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप बीआरओ के लिए एलिजिबल हैं। और आपको पता है कि बीआरओ डिपार्टमेंट में ओनली मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है। ठीक है, फीमेल नहीं जाती है इसमें, ये बात भी आपको पता होगी। एज की बात करें तो देखो अपर एज क्या है, 30 इयर्स की है। ठीक है, तो अपर एज क्या है, 30 साल की है, मतलब 30 साल से ज़्यादा की अगर आपकी एज हो गई है, यूआर से अगर आप हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, तो आप नहीं इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे देखो नेक्स्ट, ये तो बीआरओ की बात है। अब देखो सेकंड डिपार्टमेंट ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जेई सिविल की हम बात कर रहे हैं। इसमें लिखा है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। देखो 3 ईयर का डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही जा सकते हैं, क्योंकि डिग्री को देखेंगे आप आगे भी नोटिफिकेशन में कि सीपीडब्ल्यूडी में भी मेंशन नहीं किया है, जबकि जाते हैं। ठीक है, तो 3 ईयर डिप्लोमा हो या डिग्री हो, दोनों एलिजिबल रहेंगे इसके लिए। सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए बात करें तो देखो बैचलर डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं और डिप्लोमा वाले भी इसमें एलिजिबल है। राइट, अगर हम जेई सिविल की बात करते हैं, यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस की नीड नहीं है आपको, जैसे बीआरओ में तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा वालों को, लेकिन यहाँ पे आपको सेंट्रल वाटर कमीशन में नहीं चाहिए। ठीक है, या तो बैचलर डिग्री हो, बीटेक हो, या डिप्लोमा हो, दोनों चलेगा। आगे देखो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी, जेई सिविल, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कहा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि बीटेक वाले भी पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आज तक एलिजिबल हैं और हमेशा एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो बीटेक वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे डिप्लोमा लिखा है तो हम इसमें आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। ये पुराना नोटिफिकेशन जिस तरीके से छपता जा रहा है वैसे ही प्रिंट होता जा रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें। लेकिन आप ध्यान रखना कि डिप्लोमा और डिग्री दोनों एलिजिबल है। यहाँ पे देखो अपर एज लिमिट आपकी 30
32 ईयर्स होगी। बीआरओ में क्या देखा था कि 30 साल थी अपर एज लिमिट। यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी 32 साल के भी आप हो गए हो, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब 32 के अगर अंदर हो आप, तो आप CPWD के लिए क्या हो, आप कहीं ना कहीं एलिजिबल हो। ठीक है, ये सारी बातें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, ये जो हमारा विभाग है, इसमें जेई सिविल में है आपकी डिप्लोमा का होना जरूरी है, साथ ही साथ बीटेक वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सिविल की, अगर हम बात करें तो देखो नेक्स्ट डिपार्टमेंट, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है फरक्का बैराज प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसमें देखो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस बीटेक दोनों ही एलिजिबल रहेंगे इसमें, अप टू 30 ईयर्स इसमें अपर एज लिमिट है। आगे देखिए अगर हम बात करते हैं MES, इस बार तो आप देख रहे हो कि MES में तो वैकेंसीज नहीं है, राइट। तो ये इसमें देखो जेई सिविल की डिग्री हो आपके पास, या 3 इयर्स का डिप्लोमा के साथ साथ क्या चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब आपको ये समझ में आया कि अगर आपके पास डिप्लोमा है तो BRO डिपार्टमेंट प्लस MES दोनों डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस की नीड है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। देखो आप पेपर दे भी दोगे लेकिन फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाओगे। क्लियर? तो सारी चीज़ों को ध्यान से रखना है। देखो पहले हर बात का पता होना जरूरी होना चाहिए, बाद में अगर DV के लिए शॉर्टलिस्ट होगे तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, जेई सिविल, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस बीटेक दोनों इसमें चलेगा। अपर एज लिमिट क्या है, देखो 30 इयर्स की है। तो आपको डिपार्टमेंट वाइज यहाँ से क्या कंक्लूजन देखने को मिला, कंक्लूजन ये देखने को मिला कि बीटेक वाले सभी में एलिजिबल हैं। डिप्लोमा वालों के लिए अगर वो BRO डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आप MES में जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी किसी डिपार्टमेंट के लिए आपको सर्टिफिकेट की कोई नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सब में एलिजिबल हैं। ये कहानी आपको यहाँ तक समझ में आई। अब आगे स्टूडेंट्स में देख रही थी कि काफ़ी लोग बोल रहे थे, ठीक है, कि मैम किस तरीके से सर्टिफिकेट का आप लोग पूछ रहे थे। मैं देख रही थी कि ग्रुप में मैसेजेस आ रहे थे, तो उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं, देखो कि कौन कौन सी कितनी वैकेंसीज है बेसिकली सिविल की, फिर इसको समराइज भी कर लेंगे कि टोटल 788 आ रही है। देखो भाई, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, फीमेल कैंडिडेट्स नहीं एलिजिबल हैं इसके लिए, BRO डिपार्टमेंट के लिए। अब यहाँ पे देखो ये शेड्यूल कास्ट की सीट है, ST की है, OBC की है, EWS की है, और UR की कितनी है, अनरिजर्व सीट कितनी है, 142। मतलब टोटल देखो सबसे ज़्यादा इसी में आती है, देखो 438 वैकेंसी आई है। ठीक है, आगे देखो इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र रोड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में जेई सिविल की अगर हम कहें तो 2 वैकेंसी है टोटल। इसी तरीके से सेंट्रल वाटर कमीशन में बात करें, इसी तरीके से सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में बात करें, इस तरीके से ये सारी की सारी वैकेंसी है। इसका अगर हम टोटल करेंगे सिर्फ सिविल में तो 788 वैकेंसी आ रही है। मैं एंड में आपको बताऊंगी कि कितनी कितनी वैकेंसी हर डिपार्टमेंट में है। ठीक, चलिए, तो ये कहानी भी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब देखो बात ये आती है कि जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है, आपको पता ही है कि अगर देखो फॉर द पोस्ट फॉर विच द एज लिमिट इज अप टू 30 ईयर्स, अगर जहाँ पे 30 साल की लिमिट है अपर एज लिमिट, जिसमें मैंने दिखाया था कि कुछ डिपार्टमेंट में 30 ईयर्स है और कुछ में 32 ईयर्स है, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि उनका जो जन्म है वो 2/8/1994 से पहले नहीं हुआ होना चाहिए और 1/8/2006 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए, तो वो एलिजिबल है। अब जिनका 32 ईयर्स है, देखो उनका 2/8/1992 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ से। बाकी देखो SC ST OBC इन कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, देखो एज रिलैक्सेशन है। मतलब अगर उनकी अपर एज लिमिट से अगर 5 साल 3 साल 10 साल 13 साल 15 साल भी अगर हो चुकी है ऊपर तो भी वो एलिजिबल है। ठीक है, पर ध्यान रखना कि UR कैंडिडेट्स और EWS के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। आगे देखिए, अब देखो, अब आप पूछ रहे थे कि मैम अगर हम फॉर्म फिल करने की बात करें तो कैसे हम फॉर्म को फिल करें, मतलब कि हम कौन सी कैटेगरी से हम बेसिकली फॉर्म को फिल करें। अब देखो यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया है कि अगर आप EWS से सर्टिफिकेट या मैं कहूँ EWS कैटेगरी से आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपके पास देखो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ध्यान रखना कि जो सर्टिफिकेट है वो क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर लगता है। अभी तक जो भी सर्टिफिकेट आपका बना होगा ना वो पिछले साल के लिए वैलिड है। ठीक है, 31 मार्च के बाद नया फाइनेंशियल ईयर लगता है और साफ साफ लिखा है देखो कि अब जो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो 2024-25 का बना होना चाहिए और फाइनेंशियल ईयर नीचे उसमें कौन सी इनकम आएगी, 23-24 की इनकम आएगी। बात समझ रहे हो, यस और नो? तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मतलब अब 1 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में आप बना लो। देखो ठीक है, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कि 18 अप्रैल इसकी
लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, तो इससे पहले पहले आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लो। ओबीसी वगैरह में तो दिक्कत नहीं है, उनका तो काफ़ी रहता ही है वैलिड, राइट। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का तो आपको पता ही नहीं कि 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो 31 मार्च लास्ट डेट होती है, चाहे आपने कभी भी बनाया हो, चाहे दिसंबर में भी बनाया है ना, तो 3 महीने बाद 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो आगे, ठीक है। अब देखो, अब जो क्रूशियल डेट दे रखी है ना कि अगर आप SC, ST, OBC, EWS किसी भी कैटेगरी के लिए अगर आप कर रहे हैं अप्लाई कि इस कैटेगरी में हम आते हैं और बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो इसकी क्रूशियल डेट कर रखी है 1/8/2024, मतलब 1 अगस्त 2024। देखो करी तो ऐसी है कि मतलब अगर आप EWS से भर रहे हैं या OBC से भर रहे हैं और 1 अगस्त 2024 तक भी अगर आपका बन रहा है ना, वो अगर आपका सर्टिफिकेट तैयार हो रहा है 1 अगस्त 2024 तक, तो भी मान्य होगा, ऐसा लिखा है देखो। बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को सेफर साइड में रखते हुए 18 अप्रैल से पहले ही बनाने की कोशिश करो, देखो, ठीक है, जो सेंट्रल लेवल पे चल जाए। ध्यान रखना कि स्टेट लेवल पे जो सर्टिफिकेट हम बनाते हैं, जैसे EWS का आप स्टेट लेवल पे बनाओगे तो वो सेंट्रल लेवल पे नहीं भी चलता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि सेंट्रल लेवल का बनाना है, क्योंकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। और 1/8 बोला गया है कि 2024 की क्रूशियल डेट हो सकती है, बट कोशिश करो देखो कि 18 अप्रैल से पहले ही बना दो, क्योंकि डीवी के टाइम में देखो कमीशन कुछ भी एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो अपने को सेफर साइड में रखो, बाद में अगर वहां तक सिलेक्शन हो गया आपका और आप फाइनल सिलेक्शन में इस तरीके से बाहर हो गए कि आपका 18 अप्रैल से पहले का नहीं है, तो फिर आप ही को दिक्कत होगी। तो अपने को सेफ रख सकते हो, देखो अगर कोशिश कर सकते हो कि 18 से पहले ही बन जाए। बाकी तो देखो मेंशन किया है वैसे देखो कि 1/8/2024 तक चलेगा, कि मतलब अगर 1/8/2024 क्रूशियल डेट होती है तब तक आपका चल सकता है काम, ठीक है। तब तक अगर बन जाता है तो इट्स ओके, बट कोशिश करो 18 अप्रैल से पहले की। तो देखो बाकी तो ये सारी चीज़ें मेंशन है, मेन चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। बाकी सेंटर है, ठीक है, जहाँ से भी आप फिल कर रहे हो फॉर्म, वो आपको पता ही है कि उसी के आसपास आपका सेंटर पड़ता ही है, वो तो आपको देखने को मिल जाएगा। पेपर 1 आपको पता ही है कि इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन और इस तरीके से आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं, 200 मार्क्स का ये है और 300 मार्क्स का ये है, आपको पता है CBT है, ठीक है। इसमें आपका कैलकुलेटर भी आपका अलाउड है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी बातें देखो, बाकी चीज़ें तो आपको पता है और बाकी चीज़ें हम आगे भी आपको बताएंगे कि कैसा सिलेबस है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी की सारी बातें। बट अभी तो फॉर्म फिल करने की बात हो रही है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और किस तरीके से। अब देखो, अब इसको हम सम अप करते हैं कि एक्चुअल में इस वीडियो में हमने क्या देखा। तो आपको देखो इस वीडियो में ये बात पता लग पाई कि सिविल इंजीनियरिंग की कितनी टोटल वैकेंसी है, 788 वैकेंसीज हैं। अगर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप क्या बात कर पा रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग की कितनी वैकेंसीज है। देखो पूरा सम अप कर दिया आप लोगों के लिए, समरी निकाल के ले आए पूरी तरीके से। तो आप देख पा रहे हो देखो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 438 है। अगर सेंट्रल वाटर कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो कितनी है, देखो आपकी 120 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। CPWD की बात करते हैं तो 217, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन की 3 आपकी, फरक्का बैराज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2 है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की 6, ब्रह्मपुत्र रोड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की आपकी 2। तो टोटल कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 788, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 788 वैकेंसीज है। तो अब यहाँ से मैं पूरी वीडियो को कंक्लूड करूँगी और कंक्लूड करके आपको ये बताना चाहूँगी कि देखो वैकेंसीज अच्छी हैं, ठीक है। 788 वैकेंसी देखो काफ़ी हद तक अच्छी होती है। ऊपर से अगर हम टेक्निकल में बात करें, अगर इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी जो कि हर साल आ रही है, ठीक है। दूसरी बात देखो, अब जितना भी आपके पास टाइम है, क्योंकि 4 जून से दे रखा है आपको एग्जाम का टेंटेटिव, मान के चलो कि इसी में ही होगा। और बहुत कम चांस होते हैं जब SSC अपना शेड्यूल चेंज करती है, अदरवाइज उसी टाइम में ही आपका एग्जाम हो जाता है। तीसरी बात, फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल करना, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, ऐसी फॉर्म फिल कर देते हैं, बाद में फाइनल सिलेक्शन की जब बात आती है और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप शॉर्टलिस्ट होते हो तब बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। तो ध्यान रखना, कैटेगरी जो भी फिल करो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप EWS से भर दो, ठीक है, या आप OBC से फिल कर दो और बाद में जब आप DV के लिए जा रहे हैं तब आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। और सर्टिफिकेट होना तो है ही, साथ ही साथ कोशिश करो कि 18 अप्रैल से पहले ही हो। SSC ने मेंशन ज़रूर किया है, ये बात है कि 1 अगस्त को मेंशन किया है, लेकिन अपने आप को सेफर साइड में रखते हुए 18 अप्रैल से पहले ही बनाने की कोशिश करो। बाद में देखो कोई भी चीज़ वो एक्शन ले सकते हैं, तो अपने आप को क्यों आप
उसमें कर रहे हो, दिक्कत क्यों कर रहे हो कि बाद में फिर सोचना पड़े कि पहले क्यों नहीं बनाया। ठीक, तो कोशिश करो 18 अप्रैल से पहले बनाने की। ठीक है, और साथ ही साथ फॉर्म को अच्छे से फिल करो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं होना चाहिए, आपका नेम गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, तो इसको प्रॉपर ढंग से फिल करो, सर्टिफिकेट को अच्छे से बना लो। बाकी तो देखो कोई दिक्कत नहीं आती फॉर्म फिल करने में। ठीक है, बाकी तो आपने तैयारी करनी है अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो भी आएगी जिसमें कि हम बताएंगे कि किस तरीके से अब तैयारी करनी है आपको, और साथ ही साथ किस तरीके से सिलेबस है, कैसे पढ़ना है। बाकी आप सभी लोगों को पता है देखो कि आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसमें कि 3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अगर आप आज से एनरोल करेंगे तो आप उन 3 टेस्टों को भी दे सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि कहाँ से टेस्ट सीरीज़ देनी है, कैसे करना है। तो देखो, प्ले स्टोर में आपने जाना है, निम्बस टेस्ट बडी को आपने डाउनलोड करना है। जैसे ही आप निम्बस टेस्ट बडी को डाउनलोड करोगे वैसे ही आपको टेस्ट आपको विजिबल हो जाएंगे। देखो, टेस्ट पूरी तरीके से कोशिश करी गई है कि अप टू दी मार्क, या मैं ये कहूँ जैसा आपका पैटर्न चल रहा है एसएससी जेईई का, पूरी उसी तरीके से आपके लिए फ्रेम करी गई है, जिससे कि आप बहुत अच्छे से यहाँ से प्रैक्टिस करके जाओ। और यहाँ से अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो डेफिनेटली वहाँ पेपर तो अच्छा करोगे ही करोगे। क्लियर? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग टेस्ट भी अच्छे से दोगे और अच्छे से मेहनत करोगे। अब तो वैकेंसी भी आ गई है। देखो, सबसे बड़ा तो यही सरदर्द रहता है आप लोगों के लिए कि आप मतलब सोचते हो या आप परेशान रहते हो इस बात के लिए कि भाई वैकेंसी नहीं आ रही है, या हम कहें कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन आता है तो एक नई एनर्जी के साथ आप पढ़ना स्टार्ट करते हो। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.